friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with critical understanding of ICT. ICT का आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में ये टॉपिक ज़रूर आता है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम का देखेंगे कंसर्न एंड इम्प्लीकेशन, सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड लीगल रेमेडीज, ब्लैकमेलिज्म एंड फेयर यूजेस। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है या साइबर क्राइम्स क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं साइबर क्राइम के, और इसकी लीगल रेमेडीज क्या है, प्लेगरिज्म क्या है, या फिर इसके फेयर यूज क्या है। तो इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर साइबर क्राइम है क्या, डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम क्या है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे साइबर क्राइम की परिभाषा। साइबर क्राइम कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से किया जाने वाला क्राइम है। मतलब जो साइबर क्राइम होता है ये कंप्यूटर के माध्यम से या फिर नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क को कनेक्ट करके किया जाता है किसी ऐसे इरादे के साथ। मतलब इसमें कोई ऐसा इरादा होता है जिसमें नेटवर्क के माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर पहुंचा रहे हैं। कोई भी अगर नेटवर्क के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से उसका कोई इरादा है ऐसा किसी को नुकसान पहुंचाने का, और वो नेटवर्क का या कंप्यूटर का यूज कर रहा है, तो ये साइबर क्राइम है। जिसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को परेशान करना साइबर क्राइम है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है तो वो एक साइबर क्राइम है और ये एक अपराध है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर आज के समय पर 77% क्राइम ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? पहले ऑनलाइन जो भी सारे वर्क होते थे वो कम मतलब ज़्यादा नहीं होते थे, और आज के टाइम पे है जो इसका लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। हर चीज़ आज के टाइम पर ऑनलाइन हो रही है, जैसे कि नेट बैंकिंग है, या फिर आप कोई भी ऐसा ऐप यूज़ कर रहे हैं जो आपके अकाउंट से ऐड है, या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसके अंदर साइबर क्राइम एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इसमें है आज के समय पर 77% क्राइम ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आज के समय पर लोग ऑनलाइन के माध्यम से जैसा कि गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन बैंकिंग इत्यादि उपयोग कर रहे हैं, जिसमें साइबर क्राइम अत्यधिक बढ़ रहा है। क्योंकि जो ये ऐप्स होते हैं इसके अंदर अगर आपका कोई भी डाटा है और इसमें हैकिंग हो रही है, तो जैसा कि ईमेल भी है, इसके अंदर ईमेल पर भी बहुत सारा डाटा लोग एक दूसरे का चुरा लेते हैं, उसमें हैकिंग हो जाती है। तो ये टाइप्स होते हैं साइबर क्राइम के, जिसके अंदर हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से साइबर क्राइम होता है और इसके क्या क्या प्रकार हैं। सबसे पहला हम देखेंगे इसके अंदर साइबर क्राइम के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, जिसमें फर्स्ट है हमारा हैकिंग। यानी कि किसी भी चीज में अगर हैकिंग हो रही है, हैक किया जा रहा है, तो वो भी एक क्राइम है। किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर गैर कानूनी तरीके से दाखिल हो जाए तो हैकिंग कहलाती है। मतलब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब हैकिंग जो है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर आपका जो कंप्यूटर है उस पर पासवर्ड लगा हुआ है और उससे वो गलत तरीके से हैक करके उसमें एंटर हो जाता है और आपका कोई डाटा चुरा लेता है या उसका मिसयूज करता है, तो ये एक प्रकार की हैकिंग और क्राइम है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर सेकंड पॉइंट, जिसमें है साइबर स्टॉकिंग। जो साइबर स्टॉकिंग होती है वो क्या होती है? अगर कोई किसी को मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से मानसिक रूप से परेशान कर रहा है तो इसे साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। मतलब अगर नेटवर्क के या कंप्यूटर के माध्यम से कोई किसी को परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से उसको स्टॉक कर रहा है। मतलब एक तो होता है कि आप उसको फिजिकली स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन जो साइबर स्टॉकिंग होती है वो आप किसी को, जैसे आप उसको मैसेजेस भेज के स्टॉक कर रहे हो, या फिर नेटवर्क के जरिए या कंप्यूटर के जरिए उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, या कुछ ऐसे इसी प्रकार की कोई भी गतिविधि हो रही है अगर, तो ये एक तरीके से मानसिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, और ये होता है साइबर स्टॉकिंग कि आप कोई भी उसको स्टॉक कर रहा है। तो आगे हम देखेंगे इसके अंदर थर्ड पॉइंट, वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रकार का ऐसा, इसके अंदर मतलब ये एक प्रोग्राम के अंदर होता है जो आपके मोबाइल प्रोग्राम को हैक करता है। मतलब ये हैंग भी करता है, और एक तरीके से ये किसी भी अगर ऐप में वायरस हो जाता है तो उससे क्या होता है, वो ऐप कभी कभी चलना बंद हो जाता है। मतलब वायरस उसमें अगर है तो, जैसे अगर आपका कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर वायरस है, मोबाइल है या फिर कोई भी एसडी कार्ड टाइप कोई भी डिवाइस है, तो अगर उसके अंदर वायरस है तो वो वर्क नहीं करता, नॉट वर्किंग होता है।
फोर्थ हम देखेंगे इसी के अंदर सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, मतलब जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं, उस समय हम उसकी डिटेल्स नहीं पढ़ते। मतलब जैसा कि होता है उसमें कुछ लाइसेंसी कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपको उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स को पढ़कर तब एग्री करना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद या उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर को वो उसमें डायरेक्ट नेक्स्ट 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 करते चले जाते हैं, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो नहीं पढ़ते। तो इससे क्या होता है कि आप किसी के कॉपीराइट का यूज कर रहे हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है उसमें हम आगे देखते हैं क्या होता है, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उस समय हम उसकी डिटेल्स नहीं पढ़ते, और अगर कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं, मतलब अगर उसके अंदर कोई कॉपीराइट है और उसका किसी भी रूप से उल्लंघन करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी है। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने मान लीजिए विंडो 8 डाली हुई है अपने कंप्यूटर में, और आप उसी विंडो को कॉपी कर करके यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि कॉपीराइट का उल्लंघन करना होता है, क्योंकि अगेन एंड अगेन ये चीजें कॉपी होती जा रही हैं, तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन करना होता है। यह एक क्राइम है, ये एक अपराध है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर का उपयोग की अगर अनुमति नहीं है, मतलब अगर उस सॉफ्टवेयर की उपयोग की अनुमति नहीं है, तो यह चोरी के बराबर है, इसीलिए यह एक अपराध है। मतलब अगर आप उसकी सारी डिटेल्स को पढ़ के और उसके बाद एग्री करें, तो ये एक क्राइम नहीं है, क्योंकि आप उसकी सारी डिटेल्स को पढ़कर उसके बारे में जान कर समझ कर तब उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर बिना जाने समझे, बिना डिटेल्स को पढ़े आप उस चीज को यूज कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से कॉपीराइट का उल्लंघन है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ एंड लास्ट इसके अंदर टाइप्स में आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब इसके अंदर क्या है, किसी की पहचान को या फिर किसी के पर्सनल डाटा को कहीं यूज करना। किसी का पर्सनल डाटा चुराकर यदि कोई गैर कानूनी रूप से उपयोग करता है, मतलब अगर किसी का पर्सनल डाटा कोई चुरा रहा है हैकिंग के द्वारा या किसी भी अदर तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर उसका पर्सनल डाटा चुरा कर और उसको गैरकानूनी मतलब इलीगल रूप से यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, या कोई भी करता है या किया जाता है, तो इसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। उदाहरण में अगर आप देखें तो इसमें अगर आप किसी के पैन कार्ड को यूज कर रहे हैं, उसके पैन कार्ड का नंबर आप यूज करके कुछ भी ऐसा इस तरीके का गैरकानूनी रूप से उसको उपयोग कर रहे हैं, एटीएम कार्ड से अगर कोई किसी के एटीएम कार्ड का मिसयूज कर रहा है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट में। आगे हम देखेंगे इसके अंदर लीगल रेमेडीज फॉर साइबर क्राइम। मतलब जो साइबर क्राइम होता है उसके लिए जो कानूनी प्रावधान है कौन कौन से हैं, या कोई भी कानूनी धारा है किस तरीके से किस अपराध के लिए यूज की जाती है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश पर धारा 65। मतलब अगर कोई भी किसी के कंप्यूटर में या ऐसे किसी भी रिसोर्स में छेड़छाड़ करता है या फिर गलत तरीके से एंट्री करता है, तो इसमें धारा कौन सी लगती है, 65। सेकंड है हमारा इसके अंदर कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ करना। लेकिन अगर उसके अंदर जो डाटा है कंप्यूटर के अंदर, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है या उसे हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या धारा लगती है, धारा 66। उसके बाद थर्ड है हमारा इसके अंदर किसी भी पहचान चोरी करने के लिए, मतलब किसी की पहचान, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था आइडेंटिटी थेफ्ट, तो ये इसी का एक धारा है, किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान। इसमें क्या है, धारा 66C। आगे हम देखेंगे इसके अंदर फोर्थ जिसमें है साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान, धारा 66F। यानी कि साइबर क्राइम जो है, साइबर रूप से अगर कोई भी आतंकवाद फैला रहा है, जैसा कि होता है टेक्नोलॉजी का यूज करके आतंक फैलता है, तो उसके लिए क्या धारा होती है, धारा 66F। फिफ्थ हम देखेंगे इसके अंदर आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान के लिए होता है धारा 67। सिक्स्थ हम देखेंगे इसके अंदर सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान, यानी कि धारा 70 इसके लिए लागू होती है। आगे सेवेंथ पॉइंट है हमारा इसके अंदर डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना, इसके लिए धारा 71। एट्थ है हमारा इसके अंदर आपसी विश्वास और निजता को अंग करने से संबंधित प्रावधान, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, धारा 72A। इसके बाद है इसमें फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन, यानी कि अगर आप फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर
कर रहे हैं, इसका प्रकाशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, धारा 73। और लास्ट हमारा लीगल रेमेडीज के अंदर है 10th पॉइंट, जिसमें है ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना। इसमें आईपीसी की धारा 503 लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साहित्यिक चोरी या फिर प्लेगरिज्म क्या होता है। तो इसके अंदर साहित्यिक चोरी क्या होती है। साहित्यिक चोरी का अर्थ है बौद्धिक संपदा या बौद्धिक धोखाधड़ी को चोरी करना। जब आप मूल लेखक या कलाकार को श्रेय दिए बिना लेखक या कलाकृति के कुछ हिस्सों का उपयोग करते हैं तो ये साहित्यिक कार्य माना जाता है। मतलब अगर किसी ने बुक प्रिंट करवाई है, अगर इसमें हम एक एग्जांपल ले लेंगे बुक्स का, कि अगर कोई राइटर अपनी बुक लिख रहा है और आप उसका कंटेंट बिना उसकी परमिशन के यूज कर रहे हैं तो ये एक तरीके से साहित्यिक चोरी है। लेकिन अगर आप उसका कंटेंट यूज कर रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं कि आपने इस लेखक का जो लेखक है उसका जो कंटेंट यूज किया है और उसके लिए आप उसको श्रेय दे रहे हैं, तो ये एक साहित्यिक चोरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर श्रेय नहीं दे रहे, आप उसको बिना परमिशन के यूज कर रहे हैं, तो ये एक साहित्यिक चोरी है। साहित्यिक चोरी लेखन या वेबसाइट के लेखों के लिए लागू होती है, लेकिन यह बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, चित्र, वीडियो और यहाँ तक कि नृत्य की कोरियोग्राफी चोरी में भी लागू होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने साइबर क्राइम के बारे में, उसके मीनिंग को, उसके टाइप्स को और किस किस प्रकार से कौन कौन सी धाराएं लगती हैं किस साइबर क्राइम के लिए, इसके बारे में हमने देखा। और उसके बाद हमने साहित्यिक चोरी को भी पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।